डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम लोग वेल्डिंग को पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को वेल्डिंग चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो मैं पूरी वेल्डिंग आप लोगों को पढ़ाऊंगा। यानी कि पूरा वेल्डिंग ही नहीं, हम फिटर की फुल थ्योरी को बिल्कुल फ्री ऑर्गेनाइज करा रहे हैं अपने एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी। तो आप दोनों जगह से क्या कर सकते हैं, अपना क्लास ज्वाइन करके कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ते हैं तो वहां से आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाया जाएगा। जो भी क्लासें यहाँ पे ली जाती हैं उसका मॉक टेस्ट आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे फ्री वीकली टेस्ट में। ठीक है, फ्री वीकली टेस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप लोग अपनी टेस्ट का जो भी पढ़ेंगे वहां पे मूल्यांकन जरूर करेंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना वहां पे नंबर आया है, कितने में से। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं कल आप लोगों को थर्मिट वेल्डिंग पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा दिया था, उसी प्रकार आज क्लास 15 है जिसमें हम लोग फोर्ज वेल्डिंग बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, और समझेंगे। और ये सभी क्लास जो चल रही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, यानी कि किसी भी तरह की एग्जाम हो, जैसे अब भी आ गया है इसरो का आया हुआ है, इसरो IPRC है, इसरो SDSC आ गया है। ठीक है, बार का एग्जाम आ गया है। तो फिटर से रिलेटेड, फिटर टर्नर मशीनिस्ट, इन तीनों से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो आपका, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो CITS हो, रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन हो, UPRVNL हो, DMRC हो, यानी कि कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, नोट बना लीजिए। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। हम पूरी अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत करेंगे, आप भी अपने नोट बनाने में ईमानदारी से मेहनत करिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा आपको कैरियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। चलिए, कल हम लोग थर्मिट वेल्डिंग देख लिए थे। सबसे पहले हम देखते हैं वेल्डिंग। ठीक है, हम वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको वेल्डिंग में क्या क्या पढ़ा चुका हूं एक बार देख लेते हैं रिव्यू में। मैं आपको बताया था कि वेल्डिंग दो तरह से करते हैं, एक होता है हॉट वेल्डिंग और दूसरा होता है कोल्ड वेल्डिंग। ठीक है, हॉट वेल्डिंग में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? हॉट वेल्डिंग में हम लोग पढ़े थे आर्क वेल्डिंग, सॉरी, हॉट वेल्डिंग दो प्रकार का था। एक होता था फोर्ज वेल्डिंग और दूसरा क्या होता था? फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, फ्यूजन वेल्डिंग, ये दो पढ़े थे। फिर इसमें भी हम लोग बांटे थे। फ्यूजन वेल्डिंग आपको हम पूरी करवा चुके हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग यानी कि आर्क वेल्डिंग पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में कार्बन आर्क वेल्डिंग मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। उसके बाद मैं क्या पढ़ा दिया हूँ, आप लोगों को गैस वेल्डिंग पढ़ा दिया हूँ। और उसके बाद केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग इसी में आता है, जिसे थर्मिट वेल्डिंग कहते हैं। कल की इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में कौन कौन सा हम लोग पढ़ लिए हैं? कार्बन आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क में पढ़ लिए हैं। दूसरा यहाँ पे हम लोग जो पढ़े थे वो है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में कौन कौन सी वेल्डिंग आती थी? तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग पूरी डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला आता है केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग, जो कि हम लोग थर्मिट वेल्डिंग कल की क्लास में पढ़ लिए थे। आज की जो क्लास है ये फोर्ज वेल्डिंग से है। तो फोर्ज वेल्डिंग किस में आएगा? इस वाले टॉपिक में आएगा। तो इसमें भी तीन तरह के वेल्डिंग होते हैं, इन तीनों को हम लोग देखेंगे बारी बारी से, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। और कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से पूछा गया है। तो फोर्ज वेल्डिंग में हम लोग जो पढ़ेंगे ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ किसे बोलते हैं? जो लोहार होते हैं ना, तो लोहार की आग से जो वेल्डिंग की जाती है, लोहार की आग से जो वेल्डिंग की जाती है ना, वो वेल्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। लोहार की आग क्या करते हैं? देखिए, अभी हम आप लोगों को बताया था एक प्रेशर दे के वेल्डिंग की जाती है, एक विदाउट प्रेशर, ठीक है, वेल्डिंग की जाती है। तो ये वाला जो पार्ट है फोर्ज वाला वेल्डिंग, ठीक है, फोर्ज वेल्डिंग के अंतर्गत जो भी आएगा उसमें क्या करते हैं? प्रेशर दे के हम लोग वेल्ड करते हैं। इसमें धातु को पिघलाते नहीं है, मेल्ट नहीं करते हैं। जबकि फ्यूजन वेल्डिंग में धातु को पिघलाकर वेल्डिंग किया जाता है, ये मुख्य अंतर होता है। और जिसको पिघलाकर वेल्डिंग की जाएगी वो क्या है? नॉन प्रेशर वेल्डिंग है। और जिसको प्रेशर दे के वेल्डिंग की जाएगी वो नॉन प्रेशर वेल्डिंग है, उसमें मेल्ट नहीं होता है धातु। तो ब्लैक स्मिथी हम लोग जो आज की क्लास में पढ़ेंगे, लोहार की आग से वेल्डिंग। दूसरा जो पढ़ेंगे वो है जल गैस वेल्डिंग, जल गैस
फोर्ज वेल्डिंग, ठीक है। और तीसरा जो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है रेजिस्टेंट वेल्डिंग। रेजिस्टेंट वेल्डिंग, रेजिस्टेंट वेल्डिंग को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब प्रतिरोध वेल्डिंग भी पढ़ेंगे। प्रतिरोध वेल्डिंग में कई प्रकार का होता है, उनको भी हम डिटेल से देखेंगे। तो ये आप लोग वर्गीकरण नोट कर लीजिए, और इन टॉपिक को हम लोगों को फोर्ज वेल्डिंग के अंतर्गत पढ़ना है। ब्लैक स्मिथी यानी कि लोहार की आग से वेल्डिंग, जल गैस वेल्डिंग और रेजिस्टेंट वेल्डिंग। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा है, बार बार रिवीजन का मतलब ये कि देखिए पूछ देता है कौन सा इसमें प्रेशर द्वारा देकर वेल्डिंग किया जाता है। दे देगा रेजिस्टेंट वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंट वेल्डिंग जो है ये फोर्ज वेल्डिंग में आता है, तो इसमें हम लोग प्रेशर देकर वेल्डिंग किया जाता है इसमें, ठीक है। चलिए आइए इन दो को ही देखिए, इसमें क्या किया जाता है मैं इसको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोहार की आग से वेल्डिंग देख लीजिए। देखिए लोहार क्या करता है, आप लोग देखे होंगे जब लोहार के पास गए होंगे तो कोयले को छोटी सी भट्टी बनाकर उसको कोयला डाल देता है और उसको लाल कर देता है। और जो भी धातु को वेल्ड करना होता है या उसका विरूपण करना होता है, लंबाई बढ़ाना होता है या घटाना होता है या काटना होता है, ठीक है, या किसी अन्य रूप में बदलना होता है, तो वो क्या करता है, उस धातु को आग पे रख के रक्त तब तक लाल करता है। कि क्या करता है, रक्त तब तक लाल करता है और उसकी वेल्डिंग करता है। तो यहाँ पे आप लोग पहला हेडिंग डालेंगे लोहार की आग। लोहार की आग, ठीक है, यह है लोहार की आग द्वारा वेल्डिंग। तो लोहार क्या करता है कि वो धातु को जब कोयले पे रखता है तो वो लाल हो जाता है, रक्त तब तक लाल हो जाता है। और ये हम फोर्ज वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसमें धातु मेल्ट नहीं करेगा, पिघलेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। लोहार की आग में धातु पिघलता नहीं है। तो लोहार कैसे समझ जाता है, तो जो लोहे यानी कि जो धातु की कलर से वो समझ पाता है। और एग्जाम में पूछता भी है कि लाल रंग हो जाएगा धातु का कलर तो कितना तापमान होता है, सफ़ेद रंग हो जाता है तो कौन सा कलर हो जाता है। तो वो सभी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग नोट करेंगे। लोहार की आग जो लोहा देखकर बता देता है। चलिए यहाँ पे पहला लिखेंगे लाल दिखाई शुरू करना। जब ये लाल दिखाई शुरू होगा, जब हमारा धातु लाल दिखाई शुरू करना, जब लाल दिखाई शुरू करेगा तो कैसे समझ जाता है, जब लाल शुरू दिखाई होना होता है ना, मतलब जब धातु लाल दिखाई शुरू होना होता है तो उसका टेम्परेचर लिखेंगे कितना हो जाता है। तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 625 डिग्री के आसपास होता है। तो वो समझ जाता है कि वो उस कितना टेम्परेचर तक पहुंच गया है। दूसरा गहरा लाल, ठीक है, गहरा लाल दिखाई देगा तो टेम्परेचर कितने के आस रहेगा, गहरा लाल। जब गहरा लाल दिखाई देता है तो इसकी जो टेम्परेचर होती है धातु की वो 700 डिग्री होता है, 700 डिग्री सेल्सियस। तीसरा लिखेंगे यहाँ पे चेरी लाल दिखाई देना शुरू होगा, चेरी लाल कलर दिखाई देना शुरू होगा। तो धातु का कलर कैसा हो जाएगा, चेरी लाल अगर दिखाई देना शुरू हो जाएगा तो कलर हो जाता है 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस। चेरी लाल दिखाई शुरू करना, ये जरूर लिखिएगा। देखिए चेरी लाल कलर अगर दिखाई दे रहा है तो उस धातु का टेम्परेचर 800 डिग्री है, और लाल होते होते वो बिल्कुल चेरी लाल हो जाए, चेरी कलर का लाल हो जाए, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो होता है 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला लिखेंगे धातु की अगर कलर हल्का चेरी लाल हो जाता है, हल्का चेरी लाल, तब टेम्परेचर कितना होगा, तो 1000 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, धातु का।
उसके बाद आता है गहरा नारंगी कलर, ठीक है, गहरा नारंगी। जब गहरा नारंगी धातु का कलर हो जाता है लोहार की आग में, तो उसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद अगला नोट करेंगे, गहरा नारंगी के बाद कलर बदल के हल्का नारंगी हो जाता है, हल्का नारंगी, ठीक है, हल्का नारंगी कलर हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 1300 डिग्री सेल्सियस से 1350 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। अगला लिखेंगे चमकता सफेद, चमकता सफेद। चमकता सफेद जब होगा तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बिल्कुल चमकता हुआ सफेद हो जाएगा। तो जो धातु की टेम्परेचर कितना पहुंच चुकी है, 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस। और इतने टेम्परेचर पे जब लोहार, देखिए जो लोहार होता है यहाँ पे क्या करता है, एक मिनट मैं आप लोगों को दिखा दूं कैसे वेल्डिंग की जाती है। यहाँ पे आग को जलाया रहता है, ठीक है, ये आग को जलाया रहता है, ये आग है, ठीक है, ये आग है, मतलब ये क्या कोयले को जलाया रहता है, कहने का मतलब ये कोयला है, ठीक है। और इसमें कोई धातु होता है, मान लीजिए कि ये धातु को क्या कर दिया, लाकर डाल दिया इसमें, इस धातु को यहाँ पे डाल दिया, और ये क्या करेगा, इसकी सिरा गर्म होगा, गर्म होते होते वो अपना रंग बदलना स्टार्ट कर देगा। जब रंग बदलना स्टार्ट कर देगा तो वो देख के पता कर लेगा, कलर देख के, कि वो किस टेम्परेचर तक कितना वो हो चुका है। तो लोहार उसको तो सिर्फ अंदाजा हो जाता है, एक्सपीरियंस, कि ये कितना टेम्परेचर होगा। तो देखिए लाल कलर की दिखाई देगा तो 625 डिग्री, गहरा लाल दिखाई देगा तो 700 डिग्री, और अगर चेरी लाल दिखाई देगा तो 800 डिग्री सेल्सियस, चेरी लाल दिखाई देगा तो 900 डिग्री, हल्का चेरी लाल दिखाई देगा 1000 डिग्री, गहरा नारंगी दिखाई देगा 1100 डिग्री सेल्सियस, हल्का नारंगी दिखाई देगा 1300 से 1350 डिग्री सेल्सियस, चमकता सफ़ेद दिखाई देगा तो 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसमें जब लोहार किसी भी टेम्परेचर तक गर्म करके इसको पीट के विरूपण करता है, यानी कि इसको अलग शेप दे सकता है, ठीक है, या दो धातु की छड़ है उनको जोड़ लेता है, पीट पीट कर क्या करेगा, दोनों को गर्म करके फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के खूब पीटता है, वो क्या कर लेता है, उससे वेल्डिंग हो जाती है। तो ये लोहार की आग के द्वारा वेल्डिंग किया जाता है, इस प्रोसेस के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को एग्जाम में बनता है इससे। ये तो टेम्परेचर हो गया। अब आगे देखिए, जैसे रक्त तब तक लाल करके, ठीक है, धातु को पिघलाता नहीं है, तो इसमें कई विधियां होती हैं। या तो वो धातु को, मैंने बोला ना कि विरूपण कर सकता है, क्या कर सकता है, विरूपण कर सकता है, और उसका शेप बदल सकता है। तो वही चीजें यहाँ पे हम देखेंगे, प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग में क्या होता है कि धातु को पिघलाया नहीं जाता, उसे रक्त तब तक लाल करके विरूपण कर दिया जाता है ना, यानी कि उसको शेप में चेंजिंग कर सकते हैं, या रक्त तब तक लाल करके एक दूसरे के ऊपर पीट के हम लोग वेल्ड कर देते हैं, उसी को फोर्ज वेल्डिंग बोलते हैं। चलिए, लोहार की आग में एक क्रिया होती है जो आप लोगों को बता दूं, अपसेटिंग। देखिए, अपसेटिंग एग्जाम में पूछा होता है कि अपसेटिंग क्या है, ठीक है, अपसेटिंग क्या है। अपसेटिंग आप लोग लिखिए, फोर्जिंग की वह प्रक्रिया, फोर्जिंग, देखिए अपसेटिंग क्या है, इसमें अपसेटिंग में फोर्जिंग की वह प्रक्रिया है जिसमें धातु की लंबाई जो होता है इसको कम करके, जैसे मान लीजिए इसको ऊपर हम पीटेंगे तो इसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी, और कम होगी तो मोटाई बढ़ेगा। तो यानी कि अनुप्रस्थ काट बढ़ा लेते हैं। अपसेटिंग में क्या करते हैं, लंबाई को कम करके अनुप्रस्थ काट को बढ़ाया जाता है। तो लिखिएगा, फोर्जिंग की वह प्रक्रिया, फोर्जिंग की वह प्रक्रिया
जिसमें धातु की लंबाई को कम करके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अपसेटिंग कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अपसेटिंग क्या है। इसमें पूछ देगा कि लंबाई कम करके अनुप्रस्थ काट को बढ़ा देते हैं या अनुप्रस्थ काट को कम करके लंबाई को बढ़ा देते हैं, वो भी एक प्रोसेस है। जब अनुप्रस्थ काट को हम लोग कम करके लंबाई को बढ़ा लेते हैं तो वो कौन सी विधि है, अभी मैं बताऊंगा। या पूछ लेता है इसमें लंबाई और अनुप्रस्थ काट दोनों बढ़ता है या अनुप्रस्थ काट को हम लोग बढ़ाकर लंबाई को भी बढ़ाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है घुमा घुमा के ना। तो आप लोग याद रखिएगा अपसेटिंग में क्या होता है कि लंबाई को कम करके अनुप्रस्थ काट को बढ़ा देते हैं। जैसे अब कुछ यहाँ पे समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एनविल रखा है, ठीक है, यह है एनविल और इस पे कोई धातु का टुकड़ा है जो कि इस लंबाई का है ना। अब जब हम इसके ऊपर हथौड़े से, हैमर से क्या करते हैं? पीटते हैं, तो ये क्या होगा? इसकी चौड़ाई कम होगी। अब ये चौड़ाई कम हो लंबाई कम होगी, ये चौड़ा हो जाएगा कुछ इस प्रकार। पीटते पीटते इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, लंबाई कम हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अपसेटिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, लंबाई को घटाकर चौड़ाई बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग अपसेटिंग कहते हैं। ये पहला हो गया। अब दूसरा आप लोग नोट करेंगे यहाँ पे, अपसेटिंग के बाद दूसरा यहाँ पे प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं? लंबाई को, चलिए इसको मिटा लीजिए, जिसमें लंबाई को बढ़ा लेते हैं, चौड़ाई कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? नोट करिएगा। देखिए आप लोग मॉक टेस्ट लगाइएगा जरूर। मॉक टेस्ट लगाएंगे ना तो आपको एक फ़ायदा होगा, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए अगला जो विधि है वो है ड्राइंग डाउन। ड्राइंग डाउन जैसे कि अपसेटिंग में हम लोग क्या किए थे? लंबाई को घटाकर चौड़ाई को बढ़ाए थे ना, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। चौड़ाई मतलब अनुप्रस्थ काट को यानी कि चौड़ाई को कम करके लंबाई को बढ़ा देते हैं, लंबाई को बढ़ा देते हैं। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग डाउन कहा जाता है। ड्राइंग डाउन, तो ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि ड्राइंग डाउन क्या है। तो जो धातु की छड़ है या कोई भी धातु है उसकी चौड़ाई कम कर देते हैं तो लंबाई बढ़ जाता है, तो उसे हम लोग ड्राइंग डाउन बोलते हैं। लंबाई कम करके चौड़ाई को बढ़ा लेते हैं तो उसे अपसेटिंग कहते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला पॉइंट लिखेंगे तीसरा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देकर दिया है एलॉय स्टील की। एलॉय मतलब मिश्र, एलॉय स्टील, ठीक है। एलॉय मतलब मिश्र धातु की जो स्टील होती है। फोर्जिंग के लिए तापमान उसका कितना पूछा हुआ है? फोर्जिंग तापमान कितना होता है? तो इसको नोट कर लीजिएगा, 1100 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट करिएगा क्योंकि वन लाइनर है और इसको एक एक लाइन में ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे
हाई कार्बन स्टील, मैं यहाँ पे 60 में लिख दे रहा हूँ, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील आप लोग लिख लीजिएगा। हाई कार्बन स्टील को फोर्जिंग के लिए कब तक गर्म किया जाता है, तो लिख लीजिएगा जब तक रंग पीला ना हो जाए। हाई कार्बन स्टील को एग्जाम में पूछा है कि हाई कार्बन स्टील को कब तक गर्म किया जाता है, तो लिखिएगा हाई कार्बन स्टील को तब तक गर्म करते हैं जब तक क्या ना हो जाए, पीला रंग इसका पीला ना हो जाए। ठीक है, किस लिए गर्म करते हैं, ऐसे तो गर्म करेंगे नहीं, तो हाई कार्बन स्टील फोर्जिंग के लिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, फोर्जिंग क्रिया के लिए। फोर्जिंग के लिए तब तक गर्म करते हैं जब तक उसका रंग पीला ना हो जाए। अब जब पीला रंग हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा वो नोट कर लीजिएगा। टेम्परेचर भी कभी कभी पूछा है, तो जब तक हाई कार्बन स्टील को फोर्जिंग प्रक्रिया करने के लिए तब तक गर्म करते हैं जब तक उसका रंग पीला ना हो जाए, और जब पीला रंग होगा तो उसका टेम्परेचर पूछा हुआ है कि 900 से 1100 डिग्री के सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप लोग नोट कर लिए। चलिए 5वां पॉइंट नोट करिए आप लोग। 5वां पॉइंट देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग एप्लीकेशन से जुड़ जाइए मॉक टेस्ट के लिए। मॉक टेस्ट जब तक नहीं लगाएंगे आप लोग क्या पढ़े हैं समझ में नहीं आएगा। मॉक टेस्ट लगाने से आप एनालिसिस भी कर पाएंगे, वहाँ पे रिजल्ट आपको तुरंत बता भी देगा क्या क्वेश्चन गलत है, क्या क्वेश्चन सही है, क्या आपको सुधार करना है। ठीक है, तो जो भी कुछ आप पढ़ेंगे ना, मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री, वीकली टेस्ट में आप लोगों को फ्री अवेलेबल कराया गया है। देखिए अगला विधि 5वां आप लोग लिखेंगे बोल्स्टर विधि। कौन सा विधि? एक होती है बोल्स्टर विधि। इस विधि में क्या किया जाता है पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा। देखिए बोल्स्टर विधि में क्या होता है, ये मान लीजिए एनविल है। एनविल में एक गड्ढे टाइप का यहाँ पे कुछ बना दिया जाता है, और ये बोल्स्टर विधि में क्या किया जाता है कि यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया, एक हेड हो गया, तो लिखेंगे रिवेट हो गया। बोल्स्टर विधि में क्या करने के लिए बनाया जाता है, रिवेट, बोल्ट, ठीक है, रिवेट हो गया, बोल्ट हो गया, स्क्रू का हेड बनाने के लिए ठीक है। बोल्स्टर्ड विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हेड बना हुआ है ना, तो इसमें कोई रिवेट होगा या बोल्ट होगा या स्क्रू होगा, उसका हेड बनाने में बोल्स्टर विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, फोर्ज वेल्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करवा रहा हूँ, तो आप लोग नोट करिएगा। चलिए छठा यहाँ पे देखिएगा, छठा पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। पूछा है फोर्जिंग जब प्रक्रिया करते हैं, फोर्जिंग प्रक्रिया में जो टूल्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे फोर्जिंग में टूल्स जो प्रयोग करते हैं, में प्रयुक्त, फोर्जिंग में प्रयुक्त ड्रिफ्ट तथा पंच, ड्रिफ्ट तथा फोर्जिंग में प्रयुक्त ड्रिफ्ट तथा पंच जो टूल होता है, पंच टूल, पंच टूल किस धातु के बनाए जाते हैं, पूछा है किस धातु को बनाए
जाते हैं। देखिए, तो इसमें जो धातु प्रयोग करते हैं उसके अंदर 0.8% कार्बन होता है। 0.8% कार्बन स्टील का बना होता है। कौन सा? कार्बन स्टील। कार्बन की मात्रा स्टील में कितना होता है? 0.8% कार्बन स्टील की मात्रा होती है ड्रिफ्ट तथा पंच टूल में। अब देखिए, पंच का क्या काम है? फोर्जिंग में पंच का क्या काम है? ड्रिफ्ट का काम क्या है? देखिए, फोर्जिंग क्या है, मैं आपको शुरू में बताया था, फोर्ज वेल्डिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें धातु को रख तब तक लाल करके उसमें विरूपण करते हैं या प्रेशर देकर उसको जोड़ देते हैं, उसी को फोर्ज वेल्डिंग कहते हैं। विरूपण करते हैं तो उसे फोर्जिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ड्रिफ्ट तथा पंच होता क्या है, तो यहाँ पे नोट करेंगे सबसे पहला। ठीक है, ए पॉइंट में मैं ड्रिफ्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट क्या है आप लोग नोट करेंगे ड्रिफ्ट में। देखिए, ड्रिफ्ट से पहले आपको पंच समझना पड़ेगा, क्योंकि ड्रिफ्ट में, चलिए मैं समझा दे रहा हूँ फिर पंच समझाऊंगा। देखिए, कोई भी धातु है, ठीक है, इसमें से पहले छिद्र बना हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? इसमें छिद्र बना हुआ है, ये वाला छिद्र बना हुआ है ना, ये छिद्र बना हुआ है। ठीक है, इस छिद्र को बड़ा करने के लिए जो टूल्स प्रयोग करेंगे, छिद्र की जो व्यास है इसको बड़ा करने के लिए जो टूल्स हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे वही टूल्स क्या है? ड्रिफ्ट है। यानी कि ये वाला टूल्स देखिए छिद्र से बड़ा है ना, अब ये अगर बनाएगा तो ये कुछ बड़ा बनाएगा। यानी कि पहले से किए गए छिद्र की व्यास बढ़ाने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो लिख लीजिएगा, पहले से बने, किसमें? धातु में। धातु की चादर है या धातु की जो कोई भी जाब है, उसको पहले से बने छिद्र की व्यास बढ़ाने के लिए छिद्र की व्यास बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? पहले से बने छिद्र की व्यास बढ़ाने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। ये याद रख लीजिएगा। अब आइए पंच को समझ लेते हैं। तो पंच मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोग कॉपी पेन लेकर अपना नोट बनाते रहिएगा। नोट आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा ना तो नोट बनाए रहेंगे तो आप कम समय में उसको दोहरा पाएंगे। बाकी टेस्ट में अवेलेबल कराऊंगा जो भी एग्जाम आप लोगों का रहेगा। अब देखिए, 7वां पॉइंट यहाँ पे मतलब पंच का है। पंच, ठीक है, पंच क्या है उसको नोट करेंगे। ठीक, देखिए, कोई भी धातु की चादर या धातु की जॉब है, उसमें कोई भी छिद्र बनाना होता है ना, छिद्र, तो जो टूल्स हम लोग प्रयोग करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पंच बोलते हैं। तो ये क्या है? पंच है। तो दोनों में अंतर क्या हो गया? पंच से सिर्फ हम लोग छिद्र बनाते हैं। ठीक है, पंच क्या करता है? सिर्फ होल बनाएगा, छिद्र बनाएगा। ड्रिफ्ट क्या करेगा? जो पहले से छिद्र बना हुआ है उसकी व्यास को बड़ा करने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। पंच का इस्तेमाल लिखिएगा, पंच का प्रयोग होल यानी छिद्र बनाने में पंच टूल्स का प्रयोग करते हैं। तो ये 6 पॉइंट आप लोग नोट कर लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। 6 पॉइंट 7 पॉइंट हो गया ना। अब 8वां पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। देखिए, एक एक चीज़ें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ फोर्जिंग से। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है इसके आगे? गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग तो हम लोग पढ़ ही लिए। जल गैस वेल्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पे 8वां पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। 8वां पॉइंट दिया है, माइल्ड स्टील के लिए फोर्जिंग का तापमान पूछा है एग्जाम में। जो भी पॉइंट देखिए इससे बनता है, क्योंकि इसमें थ्योरी तो है नहीं कि मैं आप लोगों को समझा दूँ। देखिए, दिया है कि माइल्ड स्टील के लिए फोर्जिंग का तापमान कितना होता है।
माइल्ड स्टील के लिए फोर्जिंग का तापमान कितना होता है? फोर्जिंग तापमान कितना होता है माइल्ड स्टील का? तो माइल्ड स्टील के लिए फोर्जिंग का जो तापमान होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना होता है? माइल्ड स्टील के लिए फोर्जिंग का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला पॉइंट नोट करेंगे, अगला 8वां नंबर, नेकिंग। पूछता है नेकिंग क्रिया क्या है? तो नेकिंग क्रिया में लंबाई को बढ़ाई जाती है। लंबाई को बढ़ाते हैं। नेकिंग क्रिया में क्या होता है? पूछता है नेकिंग क्रिया क्या है? तो नेकिंग क्रिया में हम लोग लंबाई को बढ़ाते हैं, चौड़ाई को बढ़ाते हैं, या लंबाई चौड़ाई दोनों को बढ़ाते हैं, या किसी को नहीं बढ़ाते। तो नेकिंग क्रिया में क्या बढ़ता है? लंबाई बढ़ती है। अब पूछता है नेकिंग क्रिया में जो हम लोग लंबाई बढ़ाते हैं, इसमें जो हम लोग प्रयोग करते हैं टूल्स, उसका नाम क्या है? तो उस टूल्स का नाम लिखिएगा नेकिंग में प्रयुक्त औजार। नेकिंग में प्रयुक्त औजार। नेकिंग में प्रयुक्त औजार फुलर तथा हैमर है। क्या है? फुलर तथा हैमर। ठीक है, क्या है? फुलर तथा हैमर का प्रयोग करते हैं नेकिंग में। अगला देखिएगा 10वां नंबर, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए सॉरी गाइस, देखिए कोई भी दिक्कत हो कैरियर से रिलेटेड, आपको कोई जॉब के बारे में ना समझ में आए, आप successcareer.co.in पे आप जॉब के लिए भी विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पे, जिसके माध्यम से आपको जॉब के बारे में पता चले। देखिए फोर्ज में कूलिंग टैंक रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? कूलिंग टैंक में, नोजल को ठंडा रखने के लिए। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ, इस फिगर से माध्यम से आपको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पे एक चिमनी बना होता है, ये क्या है? चिमनी है, ये चिमनी है। और यहाँ पे देखिए फोर्ज वेल्डिंग की मैं कुछ प्रोसेस समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये फोर्ज वेल्डिंग के लिए भट्टी बनी हुई है, यहाँ पे कोयला वगैरह जला दिया जाता है। ठीक है, ये क्या? कोयला जला दिया गया। अब यहाँ पे देखिए नोजल लगा होता है, कुछ इस प्रकार नोजल लगा होता है। नोजल क्यों लगा होता है? यहाँ पे जो पंखा होता है ना, इस पंखे के माध्यम से इसमें हवा भेजा जाता है, और यहाँ पे जो भी कोयला वगैरह है इसको जलाया जाता है। ठीक है, यहाँ से हवा जाता है, हवा जाकर क्या करता है? इसको जलाता है ना। जैसे देखे होंगे आप लोग लोहार की आग लगाता है तो उसमें क्या वो ऐसे ऐसे करके चलाता रहता है, वही क्या है यहाँ पे वो लगाया होता है हवा के लिए। अब देखिए यहाँ पे फोर्ज में कूलिंग टैंक यहाँ पे बनाया जाता है। यहाँ पे क्या बनाया जाता है? कूलिंग टैंक। क्यों बनाया जाता है? यह है कूलिंग टैंक। ठीक है, यहाँ पे कूलिंग टैंक में क्या भरा होता है? पानी भरा होता है, और ये जो होता है पार्ट नोजल होता है। क्या होता है? नोजल। ये क्या होता है? ब्लोअर, यानी हवा देने के लिए यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो नोजल को ठंडा रखने के लिए, ये फोर्जिंग प्रक्रिया में नोजल को ठंडा रखने के लिए ये जो बनाया जाता है, इसी का नाम क्या है? ठीक है, ये क्या करता है? कूलिंग करता है। कूलिंग देखिए लिखिएगा, फोर्ज में कूलिंग टैंक रखा जाता है। फोर्ज में ये कूलिंग टैंक है, कूलिंग
टैंक रखा जाता है। देखिए फोर्ज में कूलिंग टैंक, यहाँ पे कूलिंग टैंक है, रखा जाता है। क्या रखा जाता है? तो नोजल या ट्यूयर को ठंडा रखने के लिए रखा जाता है। किसको ठंडा रखने के लिए? नोजल, नोजल बोलिए या इसी को ट्यूयर बोलिए, ट्यूयर्स। ठीक है, नोजल या ट्यूयर्स को ठंडा रखने के लिए क्या किया जाता है? कूलिंग टैंक रखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये नोजल है, इसको जब ये भट्टी में रखी जाती है, ये हवा देता है तो भट्टी इसको गर्म करके पिघला सकता है, इसलिए यहाँ पे पीछे क्या कर सकते हैं? नोजल ये जो बना हुआ है उसी को ठंडा रखने के लिए यहाँ पे कूलिंग टैंक रखा जाता है। नेक्स्ट, अब मैं इसको मिटा के या मिटा दे रहा हूँ या इधर मैं मिटा ही दे रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे लोहार की आग के द्वारा जो भी प्रोसेस था खत्म हुआ। अब नए टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, जैसे कि अगला टॉपिक है वो है जल गैस फोर्ज वेल्डिंग। आपको मैं फोर्ज वेल्डिंग में 3 तरह के वेल्डिंग बताए थे ना। पहला जो था लोहार की आग द्वारा, दूसरा जो बताया था जल गैस वेल्डिंग, तीसरा रेजिस्टेंट वेल्डिंग। तो आप लोग अब दूसरा नोट करेंगे यहाँ पे, जल गैस फोर्ज वेल्डिंग। जल गैस फोर्ज वेल्डिंग। ठीक है, जल गैस फोर्ज वेल्डिंग। सबसे पहले लिखिएगा जल गैस फोर्ज वेल्डिंग की प्रोसेस समझिए। अभी मैं यहाँ पे एक भट्टी टाइप का कुछ बनाया था, इस प्रकार यहाँ पे चिमनी बनी हुई थी धुआं निकलने के लिए। मैं यहाँ पे एक रफ फिगर खींच रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि बस मैं आप लोगों को समझा सकूँ। ये चिमनी बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग कोयले को जलाए थे, ठीक है, और यहाँ पे कोई धातु रख देंगे। अब धातु लाल होगा तो इस धातु पे ही हम लोग जल गैस का मतलब वाष्प का छिड़काव करेंगे, जिससे कि इसका और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उसके द्वारा जो वेल्डिंग करेंगे वही क्या होता है? जल गैस फोर्ज वेल्डिंग कहलाता है। चलिए, तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, जल गैस फोर्ज वेल्डिंग का प्रयोग, यहाँ पे लिखिएगा, इसका प्रयोग मोटी प्लेट को वेल्ड करने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कि ये मोटी प्लेट को भी वेल्ड कर सकता है। अब देखिए जल गैस बनाई कैसे जाती है वो देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जल गैस खत्म हो गया ये। जल गैस बनाई कैसे जाती है वो देखेंगे। आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ जल गैस कैसे बनता है। चलिए, ये इम्पोर्टेंट है, लिखिएगा। देखिए, भट्टी में रक्त तप्त कोयले पर जल वाष्प प्रवाहित करके बनाई जाती है। अभी मैं बताया हूँ ना कि इस पे जल वाष्प की छिड़काव करते हैं। तो लिखिएगा कैसे बनाया जाता है, उसकी केमिकल फार्मूला भी देखेंगे। देखिए, भट्टी में रक्त तप्त भट्टी में रक्त तप्त कोयले पर जल वाष्प को प्रवाहित करके बनाई जाती है। प्रवाहित करके बनाई जाती है।
ठीक है, कैसे बनाया जाता है? भट्टी में जो रक्त तप्त कोयला होता है इसको जला देते हैं, रक्त तप्त कोयला को, उसके बाद उस पर जल की प्रवाहित करते हैं, वाष्प को प्रवाहित करते हैं, उस प्रकार ये जल वाष्प गैस बनाई जाती है। इसका कुछ देखिए, कोयला को जलाते हैं तो कोयला कार्बन के रूप में होता है यानी कि C के रूप में होगा, प्लस इस पे जल वाष्प यानी कि H2O देते हैं। क्या देते हैं? H2O देते हैं। तो ये बनता क्या है? ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनता है प्लस 2000 डिग्री ये टेम्परेचर प्रदान कर देता है। ऐसे कोयला आप लोग देखे थे लोहार की आग में मैक्सिमम कितना तक गया था? 1100 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक कोयले का ताप गया था, जिससे कि हम लोग अपना लोहा जो धातु होता है वो कहाँ तक गर्म कर सकते हैं? 1100 से 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जल गैस वाष्प जब बनाई जाती है तो इसे हम लोग 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न करते हैं, यानी कि और अधिक तापमान उत्पन्न कर लेते हैं। और जब और अधिक तापमान उत्पन्न होगा तो हमारा जो लोहा जो धातु है वो और गर्म होगा, और तप्त रक्त तप्त लाल जो गर्म होता था अपना मतलब सफ़ेद चमकता हुआ गर्म हो जाएगा, और उस प्रकार से जो वेल्डिंग करेंगे वो क्या होगा? जल गैस वेल्डिंग होगा। ठीक है, तो ये था जल गैस वेल्डिंग। एक टॉपिक और बढ़ जाता है, ठीक है, जो कि मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। देखिए, प्रतिरोध वेल्डिंग क्या है? प्रतिरोध वेल्डिंग। तो मैं यहाँ पे कल की जो क्लास में बताऊंगा वो है तरह तरह की प्रतिरोध वेल्डिंग होता है। प्रतिरोध वेल्डिंग, रेजिस्टेंट वेल्डिंग, ये तीसरा टॉपिक है ना वेल्डिंग में, इस वाले यानी कि किस वाले में? फोरी वेल्डिंग में। तो प्रतिरोध वेल्डिंग विभिन्न प्रकार के हैं जो कि हम लोग बिल्कुल अच्छा से कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए, स्पॉट वेल्डिंग पढ़ेंगे कल की क्लास में, सीम वेल्डिंग पढ़ेंगे जो कि रेजिस्टेंट वेल्डिंग में ही आएगा। सीम वेल्डिंग के बाद बट वेल्डिंग पढ़ेंगे, बट वेल्डिंग के बाद हम लोग फ्लैश वेल्डिंग पढ़ेंगे, और इसके इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो सभी हम इस आगे की वीडियो में कल की क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट की कल क्लास में, तब तक के लिए बाय। और सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को मैं बता दूं, यदि आप भी अभी सक्सेस करियर एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से सक्सेस करियर सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा, या आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपनी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और देखिए, अभी हम क्लास 15 करवा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। एप्लीकेशन पे आप लोग जाएंगे, ऑल कोर्सेस में जाएंगे, वहाँ पे आप लोग को ब्रह्मास्त्र बैच के नाम से मिल जाएगा। आपके इलेक्ट्रीशियन दोस्त भी होंगे ना, तो उनको भी बताइए कि इलेक्ट्रीशियन की भी क्लास चल रही है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये 3 क्लासें चल रही हैं। आगे और भी क्लासें अवेलेबल कराई जाएंगी, और मॉक टेस्ट वहीं पे फ्री वीकली टेस्ट में आपको अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप लोग अपनी मॉक टेस्ट लगा के आपको इवेल्युएशन कर सकते हैं।